गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत जिस नए वीडियो के साथ मैं अर्जुन सिंह उज्ज्वल उपस्थित हो रहा हूँ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। जिसमें आज का महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं ले रहा हूँ वह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रत्यक्ष मौद्रीकरण, डायरेक्ट मॉनिटराइजेशन, यानी यह क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, किन परिस्थितियों में डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन होता है। तो इस संबंध में विद्यार्थियों जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में और विशेषकर साक्षात्कार के रूप में उपस्थित होने जा रहे हैं, तो वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवेश को पूर्णतः आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरह से गति करती है यह राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की शाख के लिए आवश्यक होती है। तो इस संबंध में मैं प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक इकोनॉमिस्ट टीम ने, जो रिसर्च टीम है, उन्होंने एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार के घाटे के वित्त पोषण हेतु संभावित तरीके के रूप में प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के अपनाए जाने की सिफारिश की है। यानी जो इस समय सरकार द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कि एक तरफ सरकारी जो खर्चा है वह राजस्व की अपेक्षा जो व्यय का स्तर है वह बहुत बढ़ रहा है, और व्यय के बढ़ने के कारण जो राजकोषीय घाटे की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इस रिसर्च टीम ने सुझाव दिया कि प्रत्यक्ष मौद्रीकरण से इस प्रकार के घाटे से बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था को एक पुशअप किया जा सकता है, पुश अप किया जा सकता है कि आगे बढ़ सकें। तो मौद्रीकरण से अभिप्राय यह है कि रिजर्व बैंक पहले सीधे तौर पर, यानी रिजर्व बैंक जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के घाटे को पूरा करती है, और 1997 तक 1997 तक सरकार के प्रतिभूतियों का सीधा आरबीआई जो है वह खरीद करती थी। यानी सरकार अपनी प्रतिभूतियां आरबीआई को बेचती थी और आरबीआई द्वारा इसके लिए धन जुटाया जाता था 1997 तक। यह सरकार के बजट घाटे को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से, यानी टेक्नोलॉजिकली आप कह सकते हो कि यह जो है वह एक नई मुद्रा के छापने के समतुल्य ही माना जा सकता है कि चाहे नई मुद्रा छापे, क्योंकि घाटे का वित्त प्रबंधन जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत ये हो सकता है कि सरकार के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो सरकार नई मुद्रा छापे और या सरकार कर्ज का सहारा ले। कर्ज दोनों तरह से हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी कर्ज लिए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि रिजर्व बैंक इस तरह की व्यवस्था इस प्रत्यक्ष मौद्रीकरण का सुझाव देते हुए अपनाना चाहती है, जो नए नोट छापने के समतुल्य ही मानी जा सकती है। 1997 के बाद मुद्रास्फीति के प्रभाव और राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर करने के लिए इसका प्रयोग है वो बंद कर दिया गया। पहले 97 तक जो है वह रिजर्व बैंक है वो सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद करती थी, और इसके बाद में ये देखा गया कि जो मुद्रास्फीति का निरंतर बढ़ जाना है, बाज़ार में मुद्रा का अधिक पूर्ति का हो जाना है, और राजकोषीय प्रबंधन भी ठीक से नहीं रह पाता था, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था में घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा तो कई ऐसे व्यय होते हैं, अनुत्पादक व्यय भी बढ़ जाते हैं, जिससे जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसमें परेशानी उत्पन्न होने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में 1997 में ये व्यवस्था बंद कर दी, और एक अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण का भी तरीका अपनाया जा सकता है, और वह होता है खुला बाजार में परिचालन, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन सिस्टम्स कहते हैं। उसके अंतर्गत भी मुद्रा को जुटाने का प्रयास होता है। तो यह आपको बताया गया कि मौद्रीकरण की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जिस तरह से अर्थव्यवस्था में मांग को जनरेट करना है, रोज़गार को बढ़ावा देना है, और जो लोग कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, तो ऐसी स्थिति में सहारा देने के लिए एक प्रत्यक्ष मौद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। इससे लाभ ये होता है कि घाटे के मौद्रीकरण से
केंद्र सरकार बॉन्ड बाजारों पर दबाव डाले बिना ही कम लागत पर धन जुटा सकेगी। इससे क्या होता है कि सरकार जो है वह कम जिसे कहना चाहिए दबाव से भी धन उपलब्ध करा देती है और इससे प्राइवेट सेक्टर का पर जो है वित्तीय भार नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है कि किसी प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की इस तरह पूर्ति बनाई रख सके कि जो है अर्थव्यवस्था में मांग को जनरेट करे और उत्पादन में जो है वह वृद्धि करने का प्रयास करे। दूसरा लाभ यह है कि सरकार द्वारा बाजार में कोई तरलता अवशोषित नहीं की जाती है, क्योंकि अगर तरलता को अवशोषित कर देंगे, तरलता को कम कर देंगे, तरलता से मैं मनी की जो लिक्विडिटी फ्लो है अगर उसको रोक देंगे तो निश्चित रूप से इससे डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा और डिमांड पर प्रभाव पड़ते ही प्रोडक्शन साइड कमज़ोर हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है वो बिना तरलता को अवशोषित किए, यानी जो मनी का फ्लो है, तरल प्रवाह है, इसको रोके बिना है वो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी होता है कि प्रत्यक्ष मौद्रीकरण जो है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से क्या होगा कि इसमें जो आदर्श रूप से प्रत्यक्ष मौद्रीकरण उस समय समग्र मांग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है जब निजी मांग में गिरावट आती है, परंतु जब मुद्रास्फीति तथा सरकारी ऋण के स्तर को बढ़ाता है जिससे मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। यानी इससे फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि निजी मांग को कम किए बिना जो है वो अर्थव्यवस्था को गति देता है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है और ऐसी स्थिति में और अधिक मुद्रा की पूर्ति हो जाती है प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के द्वारा, तो निश्चित रूप से मनी सप्लाई के बढ़ते ही सरकार जो है प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी, मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ेगी। और दूसरा है कि सरकार के जो है ऋण लेने के स्तर को भी यह डायरेक्ट मोनेटाइजेशन बढ़ाता है। तो इसका जो नुकसान विशेषकर दिखाई देते हैं कि एक तो सरकार के कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और दूसरा यह है कि इससे है वो मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा 1991 के बाद प्रत्यक्ष मौद्रीकरण को अपनाया गया, परंतु वर्ष 1997 में इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया और उसका कारण भी यही बताया गया, मुद्रास्फीति और राजकोषीय प्रबंधन। अब ये कौन इस तरह की नीति का किस कानून के तहत अनुमति मिलती है, तो उसके लिए है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, यानी FRBM, जिसे आप कह सकते हैं फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है, उसमें कुछ असाधारण परिस्थितियों में घाटे के प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की अनुमति दी जाती है। जब असाधारण स्थितियां बन जाती है तो जो FRBM है इसके तहत है वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की परमिशन मिलती है। किसके तहत मिलती है विद्यार्थियों नोट करें, ये है FRBM अर्थात फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन। और अभी असाधारण परिस्थितियाँ क्या बन रही है, वो बन रही है कोविड जो 19 है इसके कारण परिस्थितियाँ इस तरह की उत्पन्न हो रही है, जिसमें रिजर्व बैंक RBI के जो टीम है उन्होंने प्रत्यक्ष मौद्रीकरण का सुझाव दिया। स्थिति क्या है वर्तमान में, किस प्रकार के कर्ज का स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय है कि कितने % या राजकोषीय जो हमारी GDP और कर्ज का अनुपात क्या है, इसके संबंध में यदि आप जानकारी भी ले लें साथ में, वो यह है कि इन दिनों में भारत की GDP वृद्धि दर में गिरावट हो रही है और GDP में गिरावट से ऋण और GDP अनुपात में कम से कम 4% तक बढ़ने की संभावना है। यानी कर्ज और GDP का जो रेशियो है वह इन दिनों में बढ़ने की चांसेज है। और वो कितने % तक बढ़ने के चांसेज है, 4% तक बढ़ने के चांसेज है। और क्या कारण क्या है, क्योंकि इन दिनों में GDP में कमी आ रही। किसके कारण आ रही है GDP में कमी, कोविड-19 के कारण जो बाजार और उद्योगों में विकास अवरुद्ध हुआ उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। वित्त वर्ष 2021 में भारत का ऋण और GDP अनुपात वित्त वर्ष 2020 के 72 पॉइंट, यानी 2020 में जो आपका ये कर्ज और GDP का अनुपात था वह 72.2% था। यह अगर हम मौद्रिक रूप में कहें तो 146.9 लाख करोड़ से बढ़कर अब 2021 में यह 87.6%
अर्थात 170 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। तो वर्तमान जो स्वरूप की मैंने बात कही कि इस तरह से जो कर्ज और जीडीपी का अनुपात है वो परिवर्तित हो रहा है। अब ये ऋण और जीडीपी अनुपात किसी भी देश के जीडीपी के साथ ऋण का अनुपात है। यानी ये है क्या कि किसी भी देश के साथ कर्ज यानी जीडीपी के साथ कर्ज का क्या रेशियो है उसको दर्शाता है। और इस अनुपात का उपयोग किसी देश के ऋण चुकाने की क्षमता के लिए आंकलन करने के लिए किया जाता है। यह क्यों ज़रूरी है इसका आंकलन कि किसी भी देश द्वारा कर्ज को चुकाने की क्षमता कैसी रहेगी उसके आंकलन हेतु ऐसा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, यह जो आपको बताया गया है कि प्रत्यक्ष मौद्रीकरण क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, तो एक बार फिर आप संक्षेप में सुन लें कि प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के लिए हाल ही में एसबीआई के एक रिसर्च टीम में ये सुझाव दिया कि जिस तरह से देश के सामने जो यह एक घाटे की स्थिति का स्वरूप है, इससे वित्त प्रबंधन हेतु जो 1997 तक प्रत्यक्ष मौद्रीकरण यानी आरबीआई जो है वो प्रतिभूतियों को खरीदती थी, तो उसके लिए या सरकार आरबीआई को बिक्री करती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया है कि यह प्रत्यक्ष मौद्रीकरण अपनाया जाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था को एक बार बाहर निकाला जा सकता है, गति दी जा सकती है। तो इससे अर्थव्यवस्था विकास की तरफ गतिशील होगी। विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैंने आपको प्रकाश डाला और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और दूसरा जो एक दो बिंदु और समसामयिक से संबंधित है उसमें मैं चर्चा करना चाहूँगा जो हाल ही में न्यूज़ में है। एक तो कल या परसों जो न्यूज़ में थी वह है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व संबंधी अधिकार में प्रदान करने संबंधी कानून पारित किया है, जिसके तहत ये है कि पहले जहां जम्मू कश्मीर में ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक ही वहां की भूमि को क्रय कर सकता था। जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी नहीं हैं वह वहां भूमि क्रय नहीं कर सकते थे। लेकिन सरकार ने हाल ही में अपने एक नए जो भूमि स्वामित्व कानून के तहत यह परिवर्तन किया कि अब कोई भी व्यक्ति है वो जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी ज़मीन खरीद सकता है। इससे विद्यार्थियों जो परिवर्तन आएगा वह दो दृष्टि में देखा जा सकता है। एक तो यह है कि वहाँ का औद्योगिक विकास होगा, क्योंकि अब वहाँ इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए कोई भी कंपनी या भूमि वहाँ जाकर के व्यक्ति जाकर भूमि खरीद सकता है। तो इससे जहाँ रोज़गार बढ़ेगा, दूसरी तरफ वहाँ की जो अवसंरचना है, आधारभूत ढांचा है, उसमें विकास होगा। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो दूरगामी आप उसको इफेक्ट दे सकते हैं कि जहाँ एक तरफ अभी अलगाववाद की स्थिति है, कुछ जाति या धर्म का वहाँ जो बाहुल्य है, यह जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय जो स्वरूप है उसमें अब इसमें बदलाव होगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग वहाँ जाएंगे, भूमि खरीदेंगे, वहाँ अपना स्थायी निवास बनेगा, तो जो कुछ अलगाववादी ताकतें हैं या कुछ लोगों का वहाँ बाहुल्य है, वह बाहुल्य समाप्त होगा और एक जनसांख्यिकीय संतुलन वहाँ पर कायम होगा, जो उस प्रदेश की अशांति को दूर करने और उस प्रदेश के विकास में सहायक साबित होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में रही वो यह है कि जैसा इन दिनों में जो कृषि संबंधी विधेयक को लेकर समसामयिक घटना चक्र में चर्चा में रहा है, जिसमें जो न्यूनतम फसलों का जो मूल्य है वह केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता रहा है, जिसमें अनाज है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, इनका मूल्य केंद्र सरकार जो है कृषि मूल्य आयोग वह घोषित करता रहा है। और अभी जो हाल ही में जो परिवर्तन या न्यूज़ में चर्चा में हुआ है कि केरल राज्य ने अपने वहाँ के जो फल और सब्जियां हैं उनके लिए न्यूनतम मूल्य घोषित किया है। और ये बताया गया है कि जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उनको उत्पादन की लागत आती है, उससे 20% अधिक मूल्य देकर जम्मू कश्मीर सरकार है, केरल सरकार है, वह वहाँ के किसानों को लाभ देने के लिए यह नया कानून लाया है। और यह दूसरे भी राज्यों में इस तरह का होगा कि वहाँ का स्टेट जो है वह अपने नागरिकों के लिए किसानों की सहायतार्थ न्यूनतम मूल्य घोषित कर सकता है। और यह जो मांग
पंजाब में, महाराष्ट्र में और अन्य प्रांतों में भी धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। तो केरल द्वारा हाल ही में फसलों और सब्जियों का न्यूनतम मूल्य घोषित करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय जो रहा है वो हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच हुआ सैन्य समझौता है। यह हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में जहां चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तो दोनों देशों की इस तरह से महत्वपूर्ण आवश्यकताएं सामने आने लगी। अमेरिका की भी और भारत की आवश्यकता भी यह महसूस की गई कि चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए दोनों देशों का एक होना बहुत ही लाभकारी साबित हो रहा है। इससे भारत के वायुसेना में और नौसेनाओं के कई प्रकार के इससे हथियार प्राप्त होंगे, क्रूज मिसाइलें मिलेगी और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग होगा, सैटेलाइट डेटा एक्सचेंज होंगे। तो यह जो है हिंद प्रशांत महासागर में चीन के प्रभुत्व को काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, जो सामरिक समझौता हम एक तरह से कह सकते हैं, जो हाल में भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल के अंदर चीन अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ कुछ समय पहले भारत और ईरान के बीच जो रेल मार्ग संबंधी समझौता हुआ था, वह समझौता भी इस समय रेल मार्ग संबंधी समझौते पर रोक लगी है। तो अब चीन ईरान की तरफ भी फैलने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस जो चीन के हिंद क्षेत्र में या एशिया के इस भागों में जो फैलाव है, उसको रोकने के लिए चीन द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। इस समझौते से उस पर रोक लगेगी। दूसरा इसमें यह है कि न केवल ये भारत और अमेरिका के बीच समझौता है, इस समझौते में जो मुख्य बात ये उभर कर आई वो यह है कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो छोटे देश हैं, उन छोटे देशों को भी इस तरह से समझौते में शामिल किया जाएगा। वहाँ जो है सूचना के केंद्र स्थापित होंगे, जहाँ अमरीकी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और ये संबंधी उन छोटे देशों में भी इस तरह का सामरिक महत्व के लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थियों, इससे पूर्व आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, पहले 2016 में एक समझौता हुआ था, लेमोवा समझौता, LEME, जिसके समझौते में जैसे लोटेस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इसके बाद 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में गिस्मोवा समझौता, अर्थात कम्युनिकेशन इंटर सिक्योरिटी ऑपरेबिलिटी एग्रीमेंट। और हाल ही में जो ये बीका नाम से जो समझौता है, बेसिक एक्सचेंज BECA, जो हाल ही में ये समझौता हुआ है, बेसिक एक्सचेंज कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। इसे कुछ पुस्तकों में या कुछ अखबारों में आगे जियो स्पेशल कॉरपोरेशन का नाम से भी इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये बेका समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आगामी परीक्षाओं में, आगामी साक्षात्कारों में इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज जिन बिंदुओं पर आपके सामने चर्चा की गई वह है आर्थिक बिंदु, जिसमें प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की बात कही गई है। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर में भूस्वामित्व संबंधी अधिकारों के परिवर्तन की बात कही गई है। केरल ने किसानों के हितों में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल और सब्जियों के लिए, फलों के लिए घोषित की गई। और अंतिम बिंदु के रूप में हाल ही में जो अमेरिका और भारत के बीच समझौता हुआ, इस पर आपको जानकारी दी गई। विद्यार्थियों, समय समय पर आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। आप करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हासिल करें और आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामना के साथ शीघ्र ही एक नई वीडियो के रूप में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा।